नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञों से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। ये केस फाइल करने और अदालती कार्रवाई से भी जुड़ा है। सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी से भी जुड़ा हुआ मामला है। सिविल प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है सीपीसी। सिविल मामलों में जिन प्रक्रियाओं को न्यायालय द्वारा अपनाया जाता है उनको ही इस संहिता में समाहित किया गया है। आज जहां हम आपको सीपीसी या सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसके मुताबिक कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया चलती है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सिविल प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया की अपेक्षा थोड़ी कठिन होती है। इस संहिता में व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है कि कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा। सिविल मुकदमों या दीवानी पर निर्णय देते समय न्यायालयों द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया और मानकों को सिविल प्रक्रिया या सिविल प्रोसीड्यूर कहते हैं, जबकि आपराधिक मुकदमे में दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे दंड प्रक्रिया कहते हैं। सिविल प्रक्रिया में कुछ नियमों को दिए गए हैं। किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के बारे में दो या अधिक पक्षों के बीच जो वाद शुरू होता है वो सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाता है। दीवानी मामलों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वो सारे कानूनी विवाद जिनका संबंध फौजदारी मामलों से ना हो दीवानी मामले कहे जाते थे। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी। आप सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका केस फाइल करने और अदालती कार्रवाई से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 01206127937। इसके अलावा एक और नंबर है 01206127938। इन नंबर्स पर कॉल करके आप सिविल केस से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है, आज इसी को लेकर हम आपको तमाम कानूनी जानकारी देंगे। अधिवक्ता से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दरअसल आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सिविल केस से जुड़ी क्या है ये संहिता प्रक्रिया और दीवानी मुकदमे में मुद्दे आखिरकार क्या होते हैं, किस तरह से आम लोग इससे अपनी कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लोग इसकी सहायता से जो भी उनको परेशानी है कानूनी तौर पर वो मदद कैसे ले सकते हैं। दीवानी मुकदमों में जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे होते हैं, यानी कि आपका केस कौन से दीवानी मुकदमे में आएगा, ये सब जानकारी आपको देंगे। और गवाहों को बुलाने का तरीका क्या है, तमाम जानकारी आज हम हासिल करेंगे। तो हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं राहुल अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, जिस सिविल प्रक्रिया संहिता की हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है? जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये 1908 में आया था और जो ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। तो जो प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर लॉ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल, मतलब सिविल से रिलेटेड, सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड इंडिया में जितने भी मतलब रूल्स रेगुलेशन सब इसके अंदर होते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट है पार्ट 1 टू पार्ट 11 जी। फर्स्ट शेड्यूल जो ऑर्डर 1 से ऑर्डर रूल्स ऑर्डर 1 टू 51 ऑर्डर तक रूल्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर पूरी प्रक्रिया दी गई है कि अगर कोई मुकदमा है तो फाइल कैसे होगा, उसमें रिप्लाई कैसे फाइल होगा, उसमें विटनेसेस को कैसे समन करना है, हमें पूरी प्रक्रिया उसमें दी गई है। बिल्कुल राहुल जी, इसके अलावा दीवानी मुकदमों की जब हम बात करते हैं तो दीवानी मुकदमों में मुद्दे क्या रहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, कैसे जो मसले हैं इसके अंतर्गत आते हैं, किन मुद्दों को इसके अंतर्गत लाया जाता है, वो सब प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कानून में 2 तरीके के ही विवाद होते हैं, या तो क्रिमिनल या सिविल। तो जो क्रिमिनल मुकदमे होते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आते हैं, और जितने भी सिविल मुकदमे हैं, भले वो जमीन से रिलेटेड हो, भले वो पेमेंट से रिलेटेड हो,
भले ही वो कोई विवाद हो, आपसी विवाद हो, स्टेट के साथ विवाद हो, वो सारे मुकदमे सिविल के अंतर्गत आते हैं, जी, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होते हैं। ठीक है। अब दीवानी मुकदमों की जब हम बात कर रहे हैं तो दीवानी मुकदमों में मुद्दों को आकार देने का उद्देश्य क्या होता है? किस उद्देश्य के साथ इसमें जो तमाम मुद्दे हैं वो लाए जाते हैं? देखिए, कोई भी जब प्लेन फाइल होती है, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करता है, जिनसे उसमें जिसे बिंदु बोलते हैं, इश्यूज बोलते हैं, इश्यूज फ्रेम करे जाते हैं और उसी इश्यूज पे फिर जजमेंट होता है। पहले कोर्ट जो इश्यूज है, आप किस लिए कोर्ट आए हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ग्रीवेंसेस क्या है, तो उसको पिन पॉइंट किया जाता है और उसको इशू फ्रेम किए जाते हैं और उसी इशू फ्रेम होने के बाद सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे दर्शकों को समझाता हूँ कि अगर कोई सिविल का मुकदमा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुकदमा है, तो उसमें जो आपके इश्यूज बनेंगे वो ये बनाए जाएंगे कि पहले जिस व्यक्ति ने ये बाहर डाला है, प्लेट डाली है, क्या वो इसका मालिक है, क्या इससे सही तरीके से डाला है, और जो उसने सवाल उठाए हैं, जो उसने रिलीफ मांगे हैं कोर्ट से, तो वो उसको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो इस टाइप के सारे इश्यूज फ्रेम होते हैं कोर्ट के अंदर और उसी इश्यूज पे आगे से कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अब किसी दीवानी मुकदमे की जब हम सुनवाई की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो उसका जो पूरी प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? कैसे इसमें सुनवाई होती है? देखिए, प्रक्रिया ये है कि जब भी कोई दीवानी मुकदमा डलता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में समन्स इशू करते हैं ऑपोजिट पार्टी को। वो एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो जब समन्स इशू होते हैं और समन्स इशू होने के बाद जब रिसीव होते हैं, तो ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में आना होता है जी। और अपना रिप्लाई फाइल करना होता है, जिसको हम WS बोलते हैं। उसकी प्रक्रिया ये है कि 30 दिन जब समन इशू होता है, रिसीविंग के 30 डेज के अंदर तो रिप्लाई फाइल करना होता है, WS फाइल करना होता है, जिसको हम WS बोलिए, रिप्लाई बोलिए, दोनों में सेम है। और उसको 90 डेज तक का टाइम में एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कोर्ट की पावर है। कोर्ट डीम फिट तो उनको 90 डेज का टाइम दिया सकता है WS फाइल करने के लिए। और उसके बाद कोर्ट में इशू फ्रेम होते हैं, उसके बाद विटनेस कॉल होते हैं, एविडेंस लीड होता है और उसके बाद आर्गुमेंट होता है। बिल्कुल। तो ये सुनवाई कैसे होती है वो आपने बताया। अब गवाहों को बुलाने का जो तरीका है वो क्या रहता है? उसमें कैसे गवाहों को बुलाया जाता है? क्या इसकी पूरी प्रोसेसिंग है? देखिए, जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद गवाहों को बुलाया जाता है, तो दोनों दोनों पक्ष अपनी सूची देते हैं कोर्ट को कि ये हमारे गवाह हैं। अब गवाह उनसे कोर्ट उसमें समन इशू करता है गवाह को प्रेजेंट होने के लिए। और उसमें ये भी प्रावधान होता है कि जिस गवाह को हम बुला रहे हैं उसके लिए कोर्ट हमें कुछ उनको डिपॉजिट करना होता है, उनके आने जाने का खर्चा देना होता है जी। और अगर एक प्रावधान ये भी होता है कि समन अगर हम विटनेस को डायरेक्टली देते हैं तो जो फी है उसकी वो हम डायरेक्टली उनको भी दे सकते हैं। ठीक है। ये स्थगन आदेश एक वर्ड होता है, स्थगन आदेश क्या है ये, और न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित करने की इसमें क्या प्रक्रिया है? ये विस्तार से हम चाहेंगे, जरा समझाइए आप। जी, देखिए, एडजर्नमेंट कोर्ट में स्थगित क्या है, एडजर्नमेंट है। सपोजिंग भी किसी वजह से आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो पा रहे या फिर आपको कोर्ट से नेक्स्ट डेट चाहिए, आपने WS फाइल करना था, आपने रिजॉइंडर फाइल करना था, कोर्ट में अपीलिंग फाइल कराना था, पर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन जाती है फॉर एडजर्नमेंट विद रीजन और उसके बाद कोर्ट उसको एडजर्न कर देता है प्रोसीडिंग को। हाँ, और कोर्ट उसमें कॉस्ट भी लगा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वैलिड रीजन नहीं है तो लास्ट अपॉर्चुनिटी भी ग्रांट कर सकता है और उसमें कॉस्ट भी लगा सकता है। राहुल अग्रवाल जी, समन भेजने की प्रक्रिया क्या रहती है दीवानी मुकदमों में? इसमें समन कैसे भेजा जाता है? क्या जो सामान्य सब में तरीका है वही इसमें भी अपनाया जाता है या इसमें कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंस है? देखिए, समन की जो प्रक्रिया है तो वो सामान्य ही है, पर उसमें अंतर ये रहता है कि अगर समन लोकल जुरिस्डिक्शन में है, अगर जो भी विटनेस कॉल कर रहे हैं या फिर डिपेंडेंट है उनको कॉल कर रहे हैं, वो लोकल जुरिस्डिक्शन में है, तो वो कोर्ट के ऑफिसर के थ्रू समन होता है। अगर वो आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन है तो फिर कोर्ट जो लोकल जो कोर्ट होता है वहाँ पे समन सेंड करते हैं और फिर लोकल कोर्ट वहाँ का एज द ऑर्डर पास बाय हिम वो उनको समन वहाँ पे सर्विस कराते हैं। साथ में इसमें
कस्टडी ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं कि जो प्लेंटिफ है वो खुद जाकर सबमिट करे। साथ में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर कोर्ट परमिट करे, ईमेल के थ्रू भी समन सर्विस होते हैं, जी। और स्पीड पोस्ट और रजिस्टर स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विस के थ्रू भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद समन सर्विस। ठीक है। अब प्रतिवादी को कितने समय के भीतर जो लिखित जवाब है वो देना होगा? देखिए, प्रतिवादी को 30 दिन के अंदर लिखित जवाब देना होता है, पर कोर्ट की पावर होती है जो उनको एक्सटेंड कर सकती है 90 डेज के लिए, कि अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाते तो कोर्ट उसको विद रिव्यू 90 डेज के लिए ग्रांट करती है। अब जजमेंट की कॉपी लेने की जो न्यायालय में प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है? कैसे जो जजमेंट की कॉपी है वो न्यायालय में मिलती है? देखिए, जजमेंट की कॉपी जो है, जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद या तो काउंसिल या फिर पार्टी खुद कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर उसमें एक चैनल रहता है, आपको प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद कोर्ट आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देती है। राहुल जी, न्यायालय बिना बहस के भी क्या निर्णय सुना सकती है? क्या ऐसा भी मुमकिन है? देखिए, अगर कोर्ट जो पार्टी को समन इशू करते हैं और समन रिसीव होने के बाद अगर पार्टी नहीं आती कोर्ट में, डिफेंडेंट नहीं आते कंटेस्ट केस, तो उसमें एक पार्टी प्रोसीड किया जा सकता है और फिर जजमेंट करा जा सकता है। और अगर गवाह न्यायालय में पेश नहीं हो पाते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है? देखिए, गवाह अगर न्यायालय में पेश नहीं हो पाते तो उसमें कोर्ट के पास प्रावधान है कि उनको वारंट ऑफ अरेस्ट भी भेजा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, सेल की जा सकती है, उन पे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या फिर उनको उस सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए भी बोला जा सकता है, ताकि वो फिर आगे से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बिल्कुल। राहुल अग्रवाल जी, अक्सर ये सवाल लोगों के जहन में आता है, क्या जो दीवानी मामलों के अंतर्गत जो केसेस होते हैं उसमें वकील करने की आवश्यकता होती है क्या? और अगर वकील करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आम आदमी कैसे इस केस को लड़ सकता है? उसके लिए क्या प्रक्रिया, कोर्ट में कैसे उसको मदद दी जाती है? देखिए, कानून में भले वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, दोनों जगह व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है, ये प्रावधान दे रखा है। बट नॉलेज आपको होनी चाहिए। व्यक्ति जो है वो काउंसिल को, लॉयर्स को इसलिए करते हैं क्योंकि लीगल नॉलेज नहीं है, प्रक्रिया से आबरू नहीं होता, इसलिए काउंसिल को किया जाता है, लॉयर्स को किया जाता है। पर अगर किसी व्यक्ति को कानून की नॉलेज है और वो खुद अपना केस कर सकता है, सक्षम है अपना केस करने में, तो वो अपना केस कर सकते हैं। लॉयर्स के एज से रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टी कैन कंटेस्ट द केस। जी। अब मुकदमों की सुनवाई के समय अगर वादी उपस्थित ना हो तो क्या मुकदमे का कुछ होता है आगे? देखिए, अगर वादी उपस्थित नहीं है तो कोर्ट, ये वो मुकदमे तो मुकदमा भी डिपेंड करेगा, बट नॉर्मली कोर्ट उसको डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है कि आपका, तो क्या आपकी अनुपस्थिति है, आप नहीं है, तो उसमें डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है और आपका केस बंद हो जाएगा, जो कि बाद में रिस्टोर भी हो सकता है। बाकी फिर एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि भाई इस वजह से हम कोर्ट में अपने उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए या हमारे काउंसिल नहीं आ पाए और हमारा जो केस है ये डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया, तो उसको रिस्टोर कर दिया गया, रिवाइज किया गया, और कोर्ट में वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है वो रिस्टोर करता है। जी। अगर वादी कोर्ट फीस या पोस्टल चार्ज नहीं दे सके तो उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोर्ट फीस ना देने की वजह से केस डिसमिस नहीं हो जाता। अगर आपने कोर्ट में आप आए हैं और आप कोर्ट फीस नहीं देते तो फिर आपका तो डिसमिस है। ठीक है। अगर मुकदमों की कार्रवाई के दौरान कोई भी पक्ष हाजिर ना हो तो क्या होता है? जैसे आपने बताया कि अगर वादी ही नहीं होगा तो फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो पाएगी, लेकिन अगर दोनों पक्षों में से कोई भी एक हाजिर ना हो तो क्या होता है और फिर अगला कदम कोर्ट की तरफ से क्या रहता है? देखिए, आमतौर पे अगर वादी नहीं आता तो डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है केस को, पर अगर प्रतिवादी नहीं आते तो कोर्ट से एक्स पार्टी मूव कर देता है। एक्स पार्टी मूव करने का मतलब ये है कि फिर उनके डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है, वो अपने डिफेंस नहीं रख सकते कोर्ट के आगे, और उनके साथ एक्स पार्टी प्रोसीड कर देता है। और आमतौर पर कोर्ट एक डेट से तो नहीं करता, वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी ग्रांट करता है, पर उसके बाद फिर कोर्ट एक्स पार्टी, अगर प्रतिवादी नहीं आया तो एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते हैं, डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, और वादी नहीं आएगा तो केस
चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप अधिवक्ता से, बताइए। अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? तो सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क नहीं हो, फिर से कोशिश कीजिएगा। जो भी आपका सवाल है आप पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। राहुल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय एक तरफा दिया जा सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रतिवादी नहीं है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड किया जा सकता है। कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करती है और फिर न्याय। इसके अलावा अगर हम दीवानी न्यायालय की बात कर रहे हैं तो क्या मौखिक निर्णय भी दिया जा सकता है? क्या ऐसा भी हुआ है कभी कि मौखिक तौर पर निर्णय सुनाया गया हो? नहीं, मौखिक निर्णय नहीं किया जा सकता। जो भी जजमेंट होता है वो अच्छा, अब निर्णयों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंस आपसे समझना चाहेंगे। निर्णय और जो डिग्री है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या भेद होता है, ये समझाइए जरा। देखिए, निर्णय और डिग्री में अंतर क्या है। निर्णय जो है इसमें सारे फैक्ट, सारी चीजें होती है। डिग्री उसका एक फॉर्मल पार्ट है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके कॉलेज की जो मार्कशीट है उसमें सारी डिटेल्स होती है, वो आपकी तरीके से ऑर्डर्स है। और जो आपकी डिग्री है वो ये कोर्ट की डिग्री है, मतलब उसमें से फॉर्मल पार्ट होता है। तो इस तरीके से समझाने में ज्यादा अच्छा है कि जैसे मार्कशीट है तो आपकी डिग्री में ये नहीं लिखा होता कि आपने कितने कितने मार्क्स आए हैं, सब चीजें वो कभी नहीं लिखा होता। तो उसमें लिखा होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है जी। उसी तरीके से कोर्ट में जो डिग्री होती है उसमें जो फॉर्मल पार्ट होता है वो लिखा जाता है, पूरा निर्णय नहीं। जी। इसके अलावा निष्पादन क्या होता है और निष्पादन के जो प्रमुख प्रकार हैं वो क्या है सर? आपको दी, समझिए आपने कोर्ट में किसी से रिकवरी सूट फाइल किया और कोर्ट ने उसमें आपको डिक्री दिया कि जो डिपेंडेंट है उससे आप कितने रुपए देना है होंगे, तो वो देंगे कैसे? कोर्ट ने डिक्री तो आपको दे दी, उसके लिए आपको कोर्ट के पास ही आना पड़ेगा और एग्जीक्यूटिंग करती है। तो आप कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हैं, कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिक्री दी थी और इसमें इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो कोर्ट फिर उसको एग्जीक्यूट करा। बिल्कुल। चलिए राहुल अग्रवाल जी, आपने तमाम आज सवालों के जवाब दिए और बताया दीवानी मुकदमों के बारे में, सिविल आखिरकार क्या है, कैसे आम जनता कानूनी मदद इसमें ले सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़कर आपने लीगल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।